Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और एज यूजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को। तो यहाँ पर हम आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 2013 दिसंबर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 2012 दिसंबर का पेपर सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं एंड वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है जो कैंडिडेट अपना पेपर 2 ज्योग्राफी में देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑफ द जनरल पेपर दैट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, ठीक है, वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम द कॉमर्स और आर्ट्स stream. Okay, you have to give general paper and it is same for all candidates. Next one is paper 2. This paper is subject specified. The subject which you have taken in your PG, you have to give your paper 2 in that subject. आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपना PG किया था आपको उसी सब्जेक्ट में आपका पेपर 2 यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो कि ज्योग्राफी में अपना पेपर 2 देंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे। So here the first question says that which of the following processes is responsible for weathering of rocks in the karst region। जो कास्ट रीजन होता है आपका, वहाँ पर इनमें से कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है रॉक्स की वेदरिंग को? इसको हम क्या कहेंगे? जो आपकी चट्टानें होती हैं, चट्टानों का टूटना, ठीक है। तो चट्टानों का जो टूटना होता है वो किस प्रोसेस से होता है? स्क्री फॉर्मेशन से, कार्बोनेशन से, ऑक्सीडेशन से या फिर हाइड्रोलिसिस से? तो यहाँ पर आपका कार्बोनेशन करेक्ट आंसर जाएगा। कार्बोनेशन की वजह से आपकी रॉक्स में वेदरिंग होता है। किस रीजन में? कास्ट रीजन में, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पर आप सभी को पता है लिसिस का मतलब क्या होता है। लिसिस अगर आप देखेंगे तो लिसिस का मतलब होता है अलग होना, टूटना, यानी ब्रेक होना। तो आप सब कुछ लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन ये लिसिस को ही ना देखें, सिर्फ हाइड्रो भी देखें। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो यहाँ पर पानी का अलग होना अगर होता, इन दैट केस आपका ये आंसर हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, बात हो रही है रॉक्स की टूटने की, तो स्क्री फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर भी नहीं होगा। आपको पता होता है ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आपका हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो बचा हमारे पास सिर्फ एक ही, दैट इज़ कार्बोनेशन। तो यही होना है और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं और कोड जो हमारा करेक्ट है यहाँ पर इज सी, थर्ड वन सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड वन सेकेंड एंड फोर्थ हम मैच कर लेंगे। थर्ड वन सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? थर्ड वन सेकेंड एंड फोर्थ है। यहाँ पे आपका स्टीयर्स और अनस्टेबल अर्थ है। स्टीयर्स और अनस्टेबल अर्थ था थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट का आपका आ जाएगा थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये था।
थर्ड, फिर से देखना पड़ेगा कोड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ठीक था, तो हमने ठीक मैच किया। अगला है हमारा, विच वन ऑफ दीज ग्लेशियल फीचर्स इज बिलीव टू हैव फॉर्म्ड इन द बेड ऑफ सब ग्लेशियल स्ट्रीम। अब जो आपकी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स जो होती हैं उनके किनार, उनके जो बीच में आपके कहते हैं ना दर्रे से होते हैं, तो उन दर्रों में इनमें से कौन सा ग्लेशियल का आकार जो है वो बनता है, एनेस्कर, अमोरेन, ड्रमलिन या फिर केम। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन एस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है, and it is Indian Meteorological Department IMD has divided India into how many seismic zones। तो देखिए इस बात का आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अपना का दिसंबर 2012 का जो पेपर देखा था वहाँ पर भी आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल होता है ये आपका मौसम विभाग होता है, ठीक है। और यहाँ पर सेस्मिक जोन्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कितने सेस्मिक जोन्स में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया को डिवाइड किया है, तो कितने में डिवाइड किया है, तो 5 नंबर में डिवाइड किया है। क्लियर है। नेक्स्ट, बैड लैंड टोपोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंबाइंड एक्शन ऑफ। अब जो बैड लैंड टोपोग्राफी है वो प्रोडक्ट है किसके कंबाइंड एक्शन का, विंड और ग्लेशियर, मतलब एक साथ ये कोई भी कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, विंड या फिर वाटर, वाटर एंड ग्लेशियर या फिर वाटर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या है आपका, बैड लैंड टोपोग्राफी। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंड एंड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज। अब आपको ये तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा कुछ फैक्टर्स वगैरह को, तो वहाँ आपने ये जाना होगा कि क्या होता है, कहीं कहीं टेम्परेचर राइज करता है हमारा। अब वो राइज कैसे करता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को भी मिलता है कि आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, क्लियर ही है ये। तो वहाँ यही पूछ रहा है कि अगर हाइट इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वह फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोसेसेस रिगार्डिंग रेनफॉल। अब यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है रेनफॉल को ध्यान में रखते हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेनफॉल कैसे होती है, तो आपकी एक अनसैचुरेटेड एयर होती है। ठीक है, अब ये जो एयर होती है ये इससे क्या होता है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किस में चेंज होती हैं, आपके ड्यू पॉइंट में, जिसको हम ओस कह सकते हैं। देखिए ठंडी होके ओस में बदलती हैं। इस ओस से जो है वो आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एंड फाइनली आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। काफ़ी बार मैं आपको वाटर साइकिल समझा चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ द हीट। ठीक है, आपका जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उन पे जब सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो वाटर जो होता है वो क्या होता है, हीट्स अप होता है। जब वो हीट अप होता है तो वहाँ से क्या निकलते हैं, आपके वेपर्स निकलते हैं। ये जो वेपर्स हैं इनको हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड एयर का नाम दे रहे हैं। अब ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स जब आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपने क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं ना। अब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड्स के फॉर्मेशन के बाद कंडेंस जो वेपर्स से आपके क्लाउड्स बन रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड दी कंडेंसेशन। और जब आपका ये क्लाउड्स जो हैं यहाँ ये कैसे होंगे, इनमें टेम्परेचर जो होगा कम होगा, फिर ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में हम
गिर जाता है पानी, ठीक है, जो भी वेपर्स के द्वारा इकट्ठा हुआ था वो ठंडा होके। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। अगला अगर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ आपसे पूछते हैं इन कंडीशंस को पढ़िए। क्लाउडी स्काई, कोल्ड ड्राई एयर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, लॉन्ग विंटर नाइट्स। अब आपको बताना है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे किस किस में देखने को मिलेगा। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग विंड्स में मिलेगा और लॉन्ग विंटर नाइट्स में मिलेगा। कैसे, कोल्ड ड्राई एयर में और लॉन्ग विंटर नाइट्स में। देखिए कोल्ड ड्राई एयर, ठंडी सूखी हवा जो होती है ना, जो अभी इस टाइम आपको दिखाई दे रही होगी, जो क्या है नमी नहीं होती, क्या करती है हमारी स्किन को रूखा रूखा करती है। तो ये जितना ऊपर जाती है टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। वहीं जब आपकी लॉन्ग विंटर नाइट्स हैं, यहाँ पर भी क्या होता है कि एयर के ऊपर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और नीचे आने से टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। तो ये सेम ही आपकी विंटर्स की बात हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ सर्दर्न गंगा प्लेन इन द थ्रोन वेट क्लासिफिकेशन नोटेड बाय टाइम। बहुत सारा है तो अब एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ हम क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर मार्क आउट करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम नाउ इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ सर्दर्न गंगा प्लेन इन द थ्रोन वेट क्लासिफिकेशन इज नोटेड बाय, सिंबल्स देख लीजिए, ऑप्शन करेक्ट इज CW। नेक्स्ट, when the wind is deflected due to the rotation of earth it is known as, अर्थ के रोटेशन के साथ विंड जो डिफ्लेक्ट होती है वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाता है जियोस्ट्रॉपिक विंड। याद रखिएगा अर्थ की बात हो रही है, अर्थ को हम लोग जियो भी कहते हैं, इसलिए आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड हो जाएगा। हाँ, अर्थ एक प्लेनेट भी है, इस बात पे आप प्लेनेटरी अर्थ ना लगाइए क्योंकि जियो ज़्यादा वैलिड है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन भी कट, एक्सीडेंटल भी नहीं आएगा, फोर्स्ड भी नहीं आएगा। क्लियर, ऑप्शंस को हटाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज इंक्रीजेज विद। अब आप सभी को पता है वाटर बॉडीज में सैलिनिटी होती है, खारापन होता है, वो इंक्रीज करता है किसके साथ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंक्रीज इन एवापोरेशन एंड डिक्रीज इन एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर। जब फ्रेश वाटर नहीं आएगा और एवापोरेट होता जाएगा वाटर, प्योर वाटर, तो खारापन ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन ब्लो आर टू, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप कभी भी वाटर को बॉईल करेंगे अगर, वही एक ऑप्शन है, आप गैस पे वाटर को रखिए, थोड़ा कम ही वाटर लीजिए और गैस जो है अपनी हाई फ्लेम पे रखिए और उसके बाद जब पूरा वाटर आपका जल जाएगा, इट मीन्स वाटर क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, तो आपको आपकी जो भी बर्तन है वहाँ पर वाइट लेयर दिखाई देगी। तो वो जो लेयर है आपकी, उसी से जो है आपकी वाटर बॉडीज़ में सैलिनिटी कॉज होती है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके मिक्सचर, न्यूट्रिएंट्स और जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह रह जाती हैं वही नीचे वाइट लेयर की फॉर्म में आती हैं, बाकी प्योर वाटर जो एवापोरेट हो जाता है, इसीलिए समुद्र में खारापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है कि सैलिनिटी जो होती है डेड सी में वो बहुत ज़्यादा कम होती है और डेड सी जो है वो आपके ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट रीजन में लोकेट करती है, जहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है और इसी वजह से ड्रेनेज भी यहाँ पर इंटरनल है। करेक्ट यहाँ पर जो है दैट इज़ ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ राइट। ए वाली बात जो है वो गलत है, लेकिन आर वाली बात यहाँ पर सही है। रीज़न ने तो सही कहा है कि डेड सी जो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट रीजन में पाई जाती है, जहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है और ड्रेनेज जो है वहाँ पर इंटरनल, लेकिन सैलिनिटी जो होती है वो डेड सी में बहुत ज़्यादा लो नहीं होती, हाई होती है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पर जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं वो तैरती हैं ऊपर। क्लियर, सॉरी तैरती नहीं हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन से, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जब होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं ये हम लोग ऑलरेडी अपनी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपने नहीं देखा तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमें बताना ये है कि कौन सी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, सॉरी यहाँ पर नहीं है एसोसिएट, वो पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हैं और जो नहीं है वो नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वाटर वेपर आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन यह हाइड्रोजन नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच आपको लिस्ट यहाँ पर फिर से मैचिंग करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2।
तो ज़्यादा हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, सिर्फ कोड को देखेंगे। और कोड है आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर इसको मैच करेंगे बाय योरसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका टाइगा बायोम से रिलेटेड है, संबंधित है। सब ट्रॉपिकल बायोम, सब आर्टिक बायोम, सवाना बायोम या फिर सब सहारा बायोम। तो ये आपका है सब आर्टिक बायोम। अगला फिर से मैचिंग करनी है यहाँ पर आपको, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ से हम सबसे पहले कोड देखेंगे। कोड है आपका फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ Who among the following defined geographies as discovery of productive patterns during quantitative revolution period? तो ये किसने किया था? तो ये किया गया था आपके वुंज के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इज इन डिस्क्राइबिंग द पैटर्न्स एंड प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन जोग्राफर्स आर मोस्ट कंसर्न विद। सो एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, डेंसिटी एंड डिस्पर्जन, डिफ्यूजन एंड पैटर्न एंड पेडिस्ट्रियन सिटीज। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ह्यूमनिस्टिक स्कूल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? दैट इज ऑफ टुयान। Next, who amongst the following correlated color of ocean water and salinity? Ibn Khaldun, Al-Masudi, Ibn Sina, Al-Maqdisi, and the correct answer here goes with option number B, that is Al-Masudi. Next आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। It is all history must be treated geographically and all geography must be treated historically. Who wrote this? किसने लिखा था? हेरोडोटस, रेड्जल, ब्लैच, डेविस एंड इट इज़ रिटन बाय हेरोडोटस। और हेरोडोटस आपको पता होगा कि कहाँ पे है, किससे संबंधित है? हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी? दैट इज ग्रीक, चाइनीज, रोमन एंड अरब्स एंड इट इज ग्रीक। क्लियर। नेक्स्ट, demographic transition is a framework that explores the historical sequence of changes in fertility and migration, mortality and age structure, mortality and migration and age structure, and sex composition. And the correct answer here goes with option number B, that is 1 and 2 are correct, and it is here that is this and that. Clear. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द स्टेट विच एम्प्लॉयज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। तो किस कंट्री सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर होता है, मतलब कौन सी स्टेट कंट्री, पूरी कंट्री का सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर किस स्टेट में है? दैट इज आंध्र प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट, इंडियाज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइनिंग सिंस। कब से? तो ये है आपका 1971 to 81। क्लियर। नेक्स्ट, Diego Garcia is an island in which of the following oceans? Atlantic, Pacific, Indian and Arctic, and it is here in Indian Ocean, हिंद महासागर। ओके। नेक्स्ट, फिर से रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है कि अर्बनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फेनोमेनन ऑफ दिस सेंचुरी एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर एट द लोकस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द अर्बन शिफ्ट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स लार्जली ड्यू टू रैपिड मेगा सिटीज ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज करेक्ट बाय दिस फॉल। यानी कि जो असर्शन में बात की गई है वो ठीक है, लेकिन रीजन वाली बात सही नहीं है। नेक्स्ट, लिस्ट फिर से मैच करनी है। करेक्ट कोड है आपका फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट, मार्केटेड रेंज इन यूएसए। मार्केटेड रेंज इन यूएसए इज नोन फॉर यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयरन ओर। Next, the location of paper industries is highly influenced by which one of the following factors? Availability and nearness of raw material, nearness of market, availability of capital, transport, connectivity. And the correct answer here goes with option number A, that is availability and nearness of raw material. Which one of the following is the largest volume of import commodities in India? Raw iron, petroleum, pearl, and it's here the option number C, that is petroleum and lubricants. Next is Kirkuk
One of the most important oil fields in the world is located in Iran, Iraq, Kuwait and Russia, and it is here in option number B, that is in Iraq. टू विच रेशियल ग्रुप, देखिए जहाँ यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं बता रही हूँ, बट यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द ऑप्शंस ऑल्सो। तो ऑप्शंस को नोट ज़रूर करिएगा, सोचिएगा मत सिर्फ आंसर है वही निकले, ये तो आपका एक रैंडम है, ठीक है, कि आपकी नज़र, अगर ये क्वेश्चन आता है आपकी नज़र पड़े आप मार्क कर सकें कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच रेशियल ग्रुप्स द एस्किमोज बिलोंग्स टू, द नेग्रोइड्स, द मंगोलाइट्स, द Caucasoids and the Australoids, and the correct answer here goes with option number B, that is Mongoloids. Next, the concept of cultural landscape was promoted by Retzel, Annie Buttimer, Karl Sauser, Wilbur Zelinsky, and it is here in option number C, that is Karl Sawyer. Which one of the following Islamic countries is predominantly of Shia sect? तो शिया सेक्ट का कौन सी इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पर शिया सेक्ट ज़्यादा है? इराक, ईरान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन ईरान. Next, who among the following propounded the concept of Campeche? That is Mencius, Blach, Witlesi, Sard. यहाँ आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, विटलेसी. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट वॉज propounded by Mackinder, Retzel, Haushofer और Isaiah Women, and it is here in option number B, that is Retzel. अगला, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइजेस इन इंडिया? नेशनल कैपिटल रीजन प्लान, दंडकारण्य एरिया प्लान, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट, एंड इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? सो यहाँ पर आपको बताना है यूटिलिटेरियन प्लानिंग, फंक्शनल प्लानिंग, कॉम्प्रहेंसिव, इंटीग्रेटेड, रीजनल, स्पेशियल एंड सेक्टोरल कोऑर्डिनेटेड. तो यही जो है गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात है. ये क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेटली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से देखने को मिलता है. देखिए आपके यूजीसी नेट में देखने को मिला है, आपको यूपीएससी में देखने को मिलता है, आपके यूपी टैट सी टैट में देखने को मिलता है, आपके डीएलएड के एग्ज़ाम्स में हुआ है. मैंने खुद ही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ देखा है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं है. तो आप देखिए कि जो क्वेश्चंस में एमसीक्यू पूछे जाते हैं वही उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है. बस आपको ये होता है कि हम नेट की तैयारी करें तो सिर्फ नेट के क्वेश्चंस ही देखेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं देखेंगे. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस रहता है एग्जाम को क्रैक करने का. दैट्स वाई हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. क्लियर है? आगे बढ़ेंगे. In which of the following states of India the concentration of laterite soil is high? तो ये आपको उड़ीसा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश. सो इट इज़ हेयर इन उड़ीसा. नेक्स्ट, फिर से असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन आया है एज यूजली, और यहाँ पर आपको देखना है कि लेटराइट सॉइल जो है वो आपका वेल डेवलप होती है केरला में, और केरला रिसीव करता है आपका हाई रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. तो ये आपको बताना है. यहाँ पर जो करेक्ट आपका जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए. दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो रीज़न है वो मतलब ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. क्लियर? अगला बढ़ेंगे. यहाँ पर सेम है. असर्शन में बोला है कि हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल है, लेकिन रीज़न में बोला है द रीजन गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ओनली. यहाँ जो आपका करेक्ट है, दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर भी आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग रेंजेस. हाँ, अब ये आपको बताना है कि कश्मीर की घाटी किन किन श्रेणियों के बीच में आती है? पीर पंजाल काराकोरम, पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और सुलेमान और कीर्थनकर. तो ये आपका आता है पीर पंजाल और जास्कर के बीच में.
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंडर इरिगेशन। तो यहाँ पर तो आपका पंजाब और हरियाणा प्लेन आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अगर वेरिएबिलिटी जो है रेनफॉल की उसको मेज़र किया जाए तो कौन सी टेक्निक का यूज़ होगा, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ आपको यूज़ करना होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ the following is not a quantitative distribution map? It is choroschematic, isoplath, dot and chorocleth। इन मैप के बारे में भी हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको चेक करेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में वीडियोस का मतलब सेशंस दिए थे, वहाँ हमने एक एक ऑप्शन को क्लियरली एक्सप्लेन किया था। यहाँ नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है इट इज़ कोरोस्केमेटिक में। अगर आप जानना चाहेंगे मैप क्या कौन कौन से होते हैं तो वहाँ हमने बताया हुआ है क्वेश्चन के साथ ही, ऑप्शंस में ही। अगला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एट से लेवल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, आइसोप्लेथ, क्लोरोप्लेथ, पाई डायग्राम। और ये है आपका पाई डायग्राम। और पाई डायग्राम तो आप सभी जानते होंगे कि इस तरह से बना होता है। यहाँ पर बोल दिया जाता है कि 25% ये है, 72% ये है, आपको फिर इतना देखने को मिलेगा 52, और ये आपका 80% या 90%। तो ये जो आपका होता है पाई डायग्राम होता है। क्लियर। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।